चलो, तो कहानी अब तक में हमने क्या देखा था? कहानी अब तक में स्टार्टिंग से 6 से 7 लेक्चर हमने कवर अप कर रखा है। उसमें से लास्ट के 1 या 2 लेक्चर्स में हमने मेमोरी कंसेप्ट का यूज करा था, जिसमें कि हमने रैम या रोम के बारे में समझा था। फिर एक हमने प्रैक्टिकल देखा था कि डाटा रिकवरी किस तरीके से करेंगे, डिलीटेड फाइल अगर हो जाते हैं तो। उसके पहले हमने सिर्फ हेडर के कंसेप्ट को जाने थे और थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट को जान रखा था। अब थोड़ा सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। सिलेबस के हिसाब से हमें जो पढ़ना है उसमें आज हम 2 सेगमेंट को खत्म करेंगे। मैं पेंट ओपन करता हूँ। पेंट ओपन करते हैं और पेंट ओपन करने के बाद देखते हैं। संडे को हो सकता है एक्स्ट्रा क्लासेस चलेंगी, क्योंकि इस वीक में हम बेसिक्स क्लासेस को कवर अप कर जाएंगे। नेक्स्ट वीक में हमें बहुत सारा पोर्शन कवर अप करना है, कम से कम इतना कि जितना इस बार एग्जाम में आ रहा हो। तो संडे को हो सकता है 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चलेंगी। इस 2 सेक्शन में हमें आज जो पहले खत्म करना है, आज हम टोकेन को स्टार्ट करेंगे। और दूसरा क्या? दूसरा हमें स्टार्ट करना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। किस तरीके से पहले जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में किस तरीके से कंप्यूटर आता गया, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक्स को हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं टोकेन से, और ये काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट का टॉपिक है, क्योंकि अगर यहाँ से ना हमारी जो सी लैंग्वेज है उसकी बेस बनती है, तो इस चीज को समझना है पूरा। अगर हमने इस बेस को छोड़ दिया तो पकड़ में नहीं आएगा किन किन चीजों को क्या क्या बोलना है। कई बार तो क्विज वगैरह में एक आध मार्क्स में क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो हमने इसको इरेज करा और स्टार्ट करते हैं टोकेन से। इसको मिटा देता हूँ मैं। राइट, अब हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा हेडिंग टोकेन। तो टोकेन सबको पता होगा, लेकिन इसके बेसिस पे ना गेट में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हमने इसको अंडरलाइन करा, ओके। तो पहले तो देख जानते हैं क्या कि टोकेन्स होते क्या है। टोकेन्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन से क्या होती है, द स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। तो जितने प्रोग्राम अगर अब तक हम बना रहे हैं ना, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, उनमें से कि हमने कुछ प्रोग्राम लिखे होंगे जहाँ पे कि हमने हैज यूज किया होगा, वॉइड यूज किया होगा, हमने इंट यूज किया होगा, हमने ऐसा ब्रैकेट यूज किया होगा। बस उन सारे चीजों का मतलब जानेंगे कि वो सारी चीजों को हम बोलते क्या है। उन सारी चीजों का, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सबसे यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो इसको हम सेल बोलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे टोकेन को बनाया गया है। और गेट में एक क्वेश्चन आता है क्या कि इस पूरे प्रोग्राम में या फिर इस पूरे टुकड़े में कितने नंबर ऑफ टोकेन्स हैं। तो टोकेन इसलिए भी हमें जानने की आवश्यकता होती है। तो इसको इरेज करते हैं और समझते हैं एक बार कि इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि टोकेन क्या होता है। समझ में आया ना कि उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल, नहीं स्मॉलेस्ट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकेन। तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बेस है लेकिन पढ़ने की आवश्यकता जरूरी पड़ती है। तो हमने क्या लिखा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकेन। अब ये जो हमने टोकेन यहाँ पे लिखा, ये टोकेन की ना अपनी कुछ कैटेगरीज हैं, जिनको पढ़ते पढ़ते जो है, मैंने कितने बार बोला, एक मिनट मुझे ना ग्रुप पे मैसेज डाला दो। अननोन नंबर से बच्चे ज्वाइन करते हैं, सॉरी अननोन नेम से ज्वाइन करते हैं, उनको अलाउ नहीं करूंगा। कुछ एक मिनट बस, डिस्टर्बेंस होती है ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, तो इनके ना 4-5 क्या कैटेगरीज, क्या टाइप आते हैं, इन टाइप्स को देखते हैं। तो हमने टाइप यहाँ पे क्या मेंशन करा, हमने यहाँ पे 4-5 कैटेगरीज डिफाइन किए। जैसे कि हमने पहला कैटेगरी डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे हम दूसरा कैटेगरी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम तीसरा कैटेगरी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हमने चौथा कैटेगरी डिफाइन करा, और यहाँ पे हम पांचवा कैटेगरी डिफाइन करते हैं। ठीक, तो क्या पता ये आ जाए यूनिवर्सिटीज वगैरह, हालांकि 8 मार्क्स से क्वेश्चन पे तो नहीं आते, तो हम कोशिश करेंगे क्या फिर भी समझने की। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये पांचों कैटेगरीज में होते क्या, पहला कैटेगरी बनता है क्या, कीवर्ड्स। तो हमने यहाँ पे कीवर्ड्स देखे होंगे, इन चीजों को डील करना है। और मुझे ऐसा लगता है क्या कि इन पूरे टोकेन्स को समझते समझते ना प्रोग्रामिंग की बेसिक्स अपने आप ही समझ में आ जाती है। हमने पहला कैटेगरी में क्या बनाया, कीवर्ड्स। दूसरे में हमने बनाया लिटरल्स, ठीक है, इनके बेसिस पे कोर कंसेप्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने लिटरल्स किया। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे लिखा आइडेंटिफायर, हमने यहाँ पे लिखा आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या क्विज वगैरह में पूछे जाते हैं,
तो आइडेंटिफायर्स, ओके। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर हमारा आता है ऑपरेटर, जो कि हमें पढ़ने काफी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऑपरेटर, ठीक है। और इसके बाद फिर आता है हमारा पंचुएटर्स। तो ये 5 स्तंभ है जो मुझे लगता है क्या कि हमें आने चाहिए, नहीं तो फिर हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। मैं एक बार एक एग्जाम्पल बनाता हूँ छोटे से प्रोग्राम का, और उसके बाद फिर उसको देखते हैं, ताकि आगे चल के जब हम डीएसए पढ़ेंगे तो उसमें कुछ वैसे कंसेप्ट देखेंगे जहां पे बिल्कुल कंफ्यूजिंग, और पता है इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ टोकेन है, लेकिन लोग भूल जाते हैं, इसलिए गेट में छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन को। तो एक भी प्रोग्राम बनाता हूँ, उस प्रोग्राम में देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ टोकेन से टोकेन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। यहीं पे बस छोटा सा बनाऊंगा प्रिंट करने का। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपल से प्रोग्राम बनाते हैं, हैज इंक्लूड। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था, तो मुझे लगता है किसी को यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही होंगी कि हम क्या क्या लिखते जा रहे हैं, ठीक है। हमने हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, एंड देन क्या यहाँ पे हमने लिखा क्या void main, एंड देन दिस, एंड देन दिस, ओके। इसके बाद फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हमने लिखा int x इज इक्वल टू 10, ओके। एंड देन हमने यहाँ पे कराया क्या प्रिंट एफ, और हमने एक सिंपल सा मैसेज लाइक जिसमें कि वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या x को हमने प्रिंट आउट करा दिया। बस इतना छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिख रखा, ठीक। अब इसको ना ओके, मुझे कॉल आ रहा है, चलो कोई नहीं। सो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, और इसमें हम समझते हैं कि टोकेन क्या क्या है। देखो इसमें क्या क्या यूज हुए, इसमें कई सारी चीजें यूज हो रही, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में लिखूं, देखो ये यहाँ पे दिख रहा है ना, हैज अलग दिख रहा है, फिर ये वॉइड अलग सा दिख रहा है, फिर ये वाला ब्रैकेट अलग सा दिख रहा है, या फिर यहाँ पे इंट ये अलग सा दिख रहा है, फिर ये अलग सा दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पे कई सारे टुकड़े हैं। जैसे कि अगर मैं इनके एक एक टुकड़े को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, मैं छोटा टुकड़ा बनाता हूँ। छोटा टुकड़ा मैंने बनाया क्या, इंट x इज इक्वल टू 10, और मैंने ऐसे करके ये लाइन बनाया। एक लाइन सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिर्फ इस एक लाइन में नंबर ऑफ टोकेन कितने हैं। नंबर ऑफ टोकेन मतलब कि कितने छोटे छोटे टुकड़े से मिलके बना हुआ है। एक दो मैं रियल लाइफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन वहां तक ना हम पहुंचे ही नहीं है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा, गेट के क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पर हमने क्या करा, ये इंट ये अपना अलग सेगमेंट है, तो इसको हम बोल देंगे कि ये अलग टाइप का टोकेन है। अब कौन से कैटेगरी के टोकन में आता है इंट, ये इंट हमारा आता है कीवर्ड में। मतलब कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था, प्रोग्राम में जितने भी इंग्लिश के हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनको हम कीवर्ड बोल सकते हैं, एक्सेप्ट उन सारे को जिनके लास्ट में ऐसे करके पैरेंथेसिस साइन लगा हुआ होता है। समझ में आया? तो ये चीजें हमें समझनी थी। इस सिंबल का मतलब मैंने बता दिया था, इसको हम पैरेंथेसिस साइन बोलते हैं। तो इंट जो है ना, ये इंग्लिश वाले जो वर्ड होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे कीवर्ड बोलते हैं। कीवर्ड की अगर डेफिनेशन की बात करें तो होता है प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड, जिनका मतलब कि पहले से ही फिक्स कर दिया गया है। अगर एप्पल का मतलब सेव फिक्स किया, वाटर का मतलब पानी फिक्स किया, तो उसी तरीके से काम होगा। तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिखा, इसको लिखा प्री डिफाइंड। और अब सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, तो मिस मत करना, क्योंकि इस सप्ताह में हम जो है ना अपने सिलेबस के आधे पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। एक मिनट, हम यहाँ पे उठाते हैं सिलेबस, और ये वाला है, ठीक। यहाँ से ना इस वीक में हमें इतना तक खत्म करना है। डिजाइन से लेके हम खत्म करेंगे 4 नंबर तक, IEEE 754 कंसेप्ट तक। इसलिए संडे को मैं 2 कंसेप्ट कंप्लीट करूंगा, 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट एल्गोरिथम एंड IEEE 7.4। ये हमारा 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हमें नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स को एक दिन में देखना है, क्योंकि कुछ भी कल भी सिर्फ टाइम मिलेगा। सैटरडे को हम ऑफ रखेंगे, संडे को दिन में क्लासेस चलेंगे उस चीज के, ठीक है। नाइट में जो क्लासेस चल रहे थे वो तो चलता रहेगा, अगर चलना हुआ तो, ठीक है। एक मिनट ना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं, तो हम चलो, तो इसको मिनिमाइज करा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो हम देख रहे थे यहाँ पे हम गए, और जाने के बाद हमने क्या करना, प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड, जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड आर कॉल्ड कीवर्ड, ठीक। तो इसके डेफिनेशन में पूछे जा सकते हैं, 1 आध नंबर में, 2 नंबर में, इस तरीके से आ सकते हैं। हमें दिमाग में एक ही बार बैठाते चलना है। तो प्री डिफाइंड रिजर्व्ड कीवर्ड्स, इसको हम एग्जांपल के लिए क्या बता सकते हैं। एग्जांपल अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, इंट होता है, फ्लोट होता है, बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं।
तो फ्लोट होता है। एंड देन इस तरीके से क्या void को हम बोल सकते हैं क्या, हम टोकेन बोल सकते हैं, हाँ डबल बहुत सारे होते हैं, डबल बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब void हो गया, और क्या रिटर्न, रिटर्न अगर हम ना ऐसे सिर्फ लिखे, देखो इनमें भी डिफरेंस है, अगर हमने रिटर्न लिखा तो ये कीवर्ड है, और इसके साथ हमेशा ऐसे लगाया तो हम बोलेंगे क्या कि वो फंक्शन है। तो इस तरीके से तो ये सारा हमारा क्या है, कीवर्ड के एग्जाम्पल में आ रहे हैं, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से जितने भी इंग्लिश के हम वर्ड देखेंगे प्रोग्राम में जिनमें ना वैसा वाला पैरेंथेसिस साइन ना लगा रहेगा, हम बोल सकते हैं उसको कीवर्ड। ओके, समझ में आ गया। तो इस छोटे से टुकड़े जो मैंने बता रखा था, इसमें इंट कौन से कैटेगरीज का हमारा कीवर्ड है, हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारा कीवर्ड में आएगा। मतलब कि टोकेन के कौन से टाइप में आता है, टोकेन के हमारे एक टाइप में आता है कीवर्ड्स में। ओके, लिटरल्स में इट रिफर्स टू द नंबर्स, हम जितने, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख रखा है, नहीं 1 हम लिखा 2 लिखा, जितने भी नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे -34 या कुछ और भी नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम इस्तेमाल करेंगे, उन सारे चीजों को हम बोल सकते हैं कि वो लिटरल्स के अंदर में आते हैं। तो अगर हमें एक आउटपुट देके पूछा इनमें 10 जो है कौन से टोकन की कैटेगरी में आएगा, तो हम बोलेंगे क्या, ये हमारा लिटरल्स की कैटेगरी में आएगा। इंट हमारे कौन से टोकन की कैटेगरी में आएगा, कीवर्ड के कैटेगरी में आएगा। तो टोकन को हमने 5 तरीके से उस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, और इनमें से ऑपरेटर्स को पढ़ने में हमें काफी टाइम लगेगा, उसमें 2 से 3 क्लासेस लगेंगी, इसलिए सिलेबस में वो इस ओर बनाया गया है, जो हमने ऑपरेटर को सबसे नीचे डाल रखा है। तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत डाटा टाइप्स एंड इसके स्टोरेज क्लासेस वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर वहां तक जाएंगे, क्योंकि बेसिक प्रोग्राम बनाने में ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। इसके बाद फिर आइडेंटिफायर की बात करें, सो आइडेंटिफायर हमारा इट रिफर्स टू द वेरिएबल नेम। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, रिफर्स टू द वेरिएबल नेम, ठीक है। वेरिएबल नेम के मतलब क्या, अगर मैं जितना सारा ऐसे वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट x = 10, तो 10 किस में गया, मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ा x नाम का। अच्छा, मैं यहाँ ना ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम लिखते क्या 5 = 10, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू पे कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 5 की वैल्यू पे तो खुद ब खुद कांस्टेंट है, तो मुझे कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे a दे दें, b दे दें, या कुछ और भी दे दें। तो अब ये जो वेरिएबल नेम है वो हम क्या दे सकते हैं, क्या कोई नेम दे सकते हैं क्या, बड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे इतना = 10, यही हमारा वेरिएबल नेम है। तो हाँ, ऐसा वेरिएबल हम दे सकते हैं नाम, लेकिन इसमें कुछ ध्यान देना है क्या, कि ये नंबर हमारा ना ऐसे स्टार्ट नहीं होने चाहिए, 12 ABC = 89, तो ऐसे मतलब कांस्टेंट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर से अलाउड रहता है, स्पेशल सिंबल भी अलाउड नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है। ABC ऐसा कुछ हमने अगर करा तो ऐसे नंबर अलाउड नहीं होते उसमें। और टोटल आइडेंटिफायर्स में 31 कैरेक्टर्स तक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 31 कैरेक्टर, नीचे में लिखता हूँ, ठीक है, 31 कैरेक्टर मैक्सिमम। तो इसको भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। सो ये समझ में आ गया। आइडेंटिफायर के नेम के जितने वैसे लिखे ना, x = समथिंग, जिसके अंदर हम कुछ कुछ रखते हैं, वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल के नाम को ये दिखाता है आइडेंटिफायर, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब इसमें x है वो क्या है, x हमारा आइडेंटिफायर है, इसको डिनोट कर रहा है। ओके, अब तो एक ही चीज बचा, क्या, इक्वल टू सिर्फ, क्योंकि मैंने सारी चीजों को तो बता दिया। अच्छा, 2 चीज और बचे हैं अभी, तो यहाँ पे ना हमने क्या किया, रेड कलर लिखा है, नहीं ब्लू कलर उठाते हैं। ओके, अब ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर ना कई सारे ऐसे, ऑपरेटर तो बहुत लंबा है, इसको अभी मैं नहीं बता सकता पूरा। इसमें कई सारे ऑपरेटर हम लोग को पढ़ने हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, फिर हमारे असाइन, और क्या क्या बच गया, बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है, कई सारे और ऑपरेटर्स आएंगे इसमें। तो हम इन सारे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे एक एक करके। अभी मैं यहाँ पे नेम भी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऐसे एक एक ऑपरेटर को हम पढ़े तो एक एक ऑपरेटर पे एक एक क्लास लग जाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करके सीखने में, जानने में। लेकिन इसको पढ़ना है जो कि सिलेबस में डाले गए हैं, समझ में आए। तो इन्हीं सारे ऑपरेटर में ना, जैसे रिलेशनल वगैरह कुछ कुछ आ जाएगा, तो उनमें जो है एक हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये हमारा इक्वल टू जो है ना, मतलब वो असाइन करने का काम करता है, एक्स नाम के वेरिएबल पे 10 को डालने का काम करता है। यहाँ पे इक्वल टू हो सकता था, यहाँ हम यूज करते हैं ना ऐसे वाले सिंबल, नेबर मिटा के ना कुछ कुछ सिंबल ही सिर्फ बनाता हूँ, ताकि हमें समझ में आए क्या कि किस तरीके से वो काम होते हैं। वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, दोनों तो एक ही है, मैंने वही तो बताया। वेरिएबल के नेम जो है वही तो आइडेंटिफायर है, जिसने पूछा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ऑपरेटर में जैसे हम लोग कुछ कुछ
सिंबल इस्तेमाल करते हैं। क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं, या फिर तो ऐसे वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, नहीं ऐसे वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या, कई कई भी जगह पे डबल वाले ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से कई सारे और भी सिंबल होते हैं, तो उन सारे ऐसा भी सिंबल होता है। तो ये सारे सिंबल्स को अलग अलग ऑपरेटर की कैटेगरी में डाला गया है। तो इनमें से इक्वल टू वाला देखो ऐसे मैच कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये हमारा ऑपरेटर के अंदर में आता है। मतलब कि इक्वल टू हमारे कौन से टोकन की कैटेगरी में आता है? ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। तो हमने ये समझ लिया क्या, कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक टोकन है, वन काइंड ऑफ। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर हमारे पास में पंचुएटर बचता है। ऑपरेटर को देखो हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है, मुझे सिर्फ इस टोकन से शुरुआत करनी थी, क्योंकि इसके बाद अब हमारा आगे डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स एंड बहुत सारी चीजें इसमें और भी आएंगी। तो अब हमारे पास क्या बचता है? अब हमारे पास में पंचुएटर्स बचता है। पंचुएटर्स में अच्छा, कुछ लोगों से प्रोग्राम अभी भी नहीं बन रहा होगा, तो आप स्टे कनेक्टेड रहें, कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम करेंगे। पंचुएटर्स में ना, जैसे हम कई सारे सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल, ठीक है, ये ऐसे वाला, इसको पैरेंथेसिस साइन बोलते हैं, अच्छे से बन नहीं पा रहा है। इसके बाद फिर क्या, हम ऐसे वाले करली ब्रैकेट भी इस्तेमाल करते हैं, वॉइड मेन वाले, देखो ऊपर के प्रोग्राम में मैंने बना रखा है। और क्या हम इस्तेमाल करते हैं, और हम कई बार ऐसे वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, बाद में एरे वगैरह पढ़ेंगे तब ऐसे वाला स्क्वायर वाला। फिर क्या, हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कोमा इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या, डबल कोट्स इस्तेमाल करते हैं। और क्या, हम कोलोन या फिर तो सेमी कोलोन इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे जो है ना सिंबल, जितने भी तरीके के सिंबल इस तरीके से इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उन सारे सिंबल को क्या बोला जाता है? पंचुएटर्स बोला जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट में सेमी कोलोन है, ये वाला जो मैंने दे रखा है, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है, ये हमारा पंचुएटर्स नाम के कैटेगरीज में हो सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स के लिए क्या यूज करेंगे? मैट्रिक्स के लिए यही वाला करेंगे, एरे करके ऐसे दो बना देंगे, हमारा 2D मैट्रिक्स बनाना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके सिंबल डिफाइन कर देंगे, इस तरीके से सिंबल यूज होता है, ठीक है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट। तो अभी हमने समझ लिया क्या, कि इसमें जो है ना पांच के पांचों टोकेन्स आ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम काउंट कैसे करेंगे समझ में आ जा रहा है। तो हर एक वो टुकड़े को काउंट करना है, इंट 1 टोकन, एक्स 2 टोकन, 3 4 5। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ टोकन, तो यहाँ पे हम बताएंगे क्या, नंबर ऑफ टोकन इज इक्वल टू 5 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन का थोड़ा सा एक बड़ा रूप पूछा जाता है गेट में, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे सारे ऑपरेटर को पहचानना बताना पड़ेगा, क्या पता उसको कुछ और चीजों में काउंट कर ले। तो अभी कीवर्ड पहचान लेंगे, लिटरल पहचान लेंगे, आइडेंटिफायर पहचान लेंगे, ऑपरेटर पहचान लेंगे, पंचुएटर पहचान लेंगे। यहाँ तक तो समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा। अब इस कहानी में कहाँ से आगे बढ़ेंगे? हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे जो हमें खत्म करना था, जो भी हम सिलेबस में देख रहे थे। तो हम थोड़ा बहुत डाटा टाइप देखेंगे, क्योंकि हमें वो देखना है, ऑपरेटर तो ऑलरेडी टाइम लग जाएगा उसमें, हम वो नहीं देखेंगे, हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया हमें। इसके बाद फिर हमें जो है थोड़ा सा अभी और जो देखना था, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बचा हुआ है। सिर्फ हमें एवोल्यूशन ऑफ या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, उसको मैं समराइज करके बताऊंगा, उन्हीं 4 पॉइंट को याद करना है, बाकी का पॉइंट अपने हिसाब से खुद से भर के आ जाना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उस चीज से, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और अभी हम जाते हैं कहाँ पे? अभी एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ पे हमें हैकिंग की प्रैक्टिस करनी है। हमने ये भी देखा था कि हमें अकाउंट बनाना सीखना था। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, और मिनिमाइज करने के बाद हम हैकर रैंक पे जाते हैं, और हैकर रैंक पे अकाउंट बनाते हैं। सबको बना भी लेने 2-3 क्लासेस के बाद, अगले मंडे से जो हमारा सेशन होगा उसमें हम कुछ कुछ प्रोग्राम वहीं पे करेंगे। तो ये है यहाँ पे हमने हैकर रैंक या हैकर अर्थ, अब जहाँ पे भी काम करते हैं आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जाते हैं और एक अकाउंट बना लेते हैं डमी सा, ठीक है। किस तरीके से स्टार्ट करना है उस चीज को देखते हैं। तो ये साइन अप करने को बोला जा रहा है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ टेम्प मेल से। आप अपने रियल मेल से ही करें, क्योंकि बाद में कई बार प्रोफाइल वगैरह शो करनी पड़ती है। आप लिंक्डइन वगैरह पे डाल सकते हैं हाईलाइटिंग करने के लिए, क्योंकि आपको अगर उसमें 5 स्टार मिल जाता है तो कि आपको कोडिंग के लैंग्वेज में महारत हासिल आपने कर रखा है। बट फिलहाल मैं डमी अकाउंट से बना रहा हूँ, ठीक। और ये बना लेना है सबको। इसके बाद फिर एट लास्ट हम 10 मिनट पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ताकि आपका एक पोर्शन 8 मार्क्स का तो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डाला क्या, हमने डाला लक्ष्य, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे मेल की जगह मेल डाल दिया, और फिर रिकॉर्डिंग हो रही ना, ओके रिकॉर्डिंग तो हो रही है। यहाँ पे हमने डाला पासवर्ड में 6 कैरेक्टर होने चाहिए, तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और ये लॉगिन करने का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा है, क्रिएट करने का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा हम लॉगिन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। नेम भर, नेम नहीं ले रहा था क्या? अच्छा
अच्छा, फर्स्ट डे में लास्ट लिस्ट नाम डाला था ना हमने, यहाँ पे डाला क्या, लक्ष्य, और यहाँ पे हम डालते हैं स्लिपरिंग, और यहाँ पे हमने डाल दिया दिस एंड पासवर्ड में नेम की वजह से नहीं ले रहे थे, हमने ये डाला, और इसके बाद फिर हम क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे हे लक्ष्य, और यहाँ पे आई एम हियर टू प्रिपेयर फॉर द जॉब इंटरव्यू, लर्न एंड कॉम्पिटिट विद अदर। तो जॉब इंटरव्यूज तो हम कर नहीं रहे अभी, तो लर्न एंड कॉम्पिट विद अदर्स हमने सेलेक्ट किया। कुछ भी स्टूडेंट कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आई विल ग्रेजुएट इन दिस दिस दिस, कुछ भी डाल देना। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, 2027 डाल देते हैं कुछ भी। और आई एम इंटरेस्टेड इन बिंग कंडक्टेड बाय जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो लेट्स वो पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से करना है। और यहाँ का ना फंडा थोड़ा सा अलग है। और क्यों यहाँ पे हम थोड़ा सा हैबिट बनाते जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ते आते हैं ना, तो बेसिक स्किल्स तो होती है हमारी, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे हमें प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होती। इसकी वजह से हम कॉम्पिटिशन या प्लेसमेंट को ग्रेब नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ भी कंपनी जब कराती है तो इसी तरीके के बेस्ड पे क्वेश्चंस लेती है। तो इसको मैंने कट किया, और यहाँ पे ना कई सारे ऐसे करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रहे होंगे। इसमें से मैंने क्या किया, प्रिपेयर बाय टॉपिक्स, तो हमने अभी सी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप खोलेंगे, एड योर फर्स्ट स्किल का ऑप्शन आ रहा है। पहली बात तो कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा मेल को, तो मेल को कंफर्म भी कर लेना है। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सी के ऑप्शन पे क्लिक किया, प्रिपेयर बाय टॉपिक्स, तो सी से हमने क्लिक किया। जैसे ही सी पे हमने क्लिक करा, तो हमारे पास ना इस तरीके का एक पोर्टल ओपन होगा, और एक प्रोग्राम हम अभी देखेंगे, और जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, इस पे हम थोड़ी प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये अकाउंट सबको बना लेना है। अगले क्लासेस में या संडे के बाद में पूछूंगा कितने लोगों ने बनाए। जो लोग सिर्फ वीडियोस वॉच करते हैं उन लोगों से भी पूछूंगा। इसके बाद फिर, क्योंकि इसके अभी आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे, कुछ जो कंपनीज है वो पहले पहले ही कॉम्पिटेटिव या हैकाथन वगैरह कई सारे कराते रहे, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सब चीजों पे। हमने यहाँ पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद ना हम अपने रैंक दे सकते हैं। देखो प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, या प्रोफाइल पे क्लिक करने से पहले यहीं पे दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मिलते आते हैं। जैसे जैसे वो पॉइंट्स बढ़ता जाएगा, हमें स्टार मिलते आते हैं। अगर 5 स्टार है तो फिर वो कंपनी वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ इनको हैबिट्स होंगी उनकी। और यहाँ पर रैंक कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है 7 लाख, आई गेस 7,17,278। तो 7 लाख करीब करीब जो है मेरी रैंक इनिशियल टाइम पे आ रही है। जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा, देखो यहाँ पे सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमारी ना प्रैक्टिस अच्छी होती चलेंगी, क्योंकि मार्क्स हमें थोड़ी सिर्फ लाने हैं, हमें सिर्फ प्रैक्टिस भी करने हैं। हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के प्लेसमेंट में हम बैठेंगे, वो इसी तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म पे आपको कोड करने को बोलेंगे, तो हमें इनका सिनेरियो पता होना चाहिए। अब मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ ना, कई बार ना एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत हो जाएगा पूरा। तो जैसे हम एक एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है क्या, हेलो वर्ल्ड का। अब हेलो वर्ल्ड का मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हमने पढ़ लिया है, क्योंकि बाकी का तो हमें पता ही नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो स्कैनएफ या फिर %d %i ऐसा, उसमें तो हमें वही तो समझ में नहीं आता, आपने तो बताया ही नहीं वो, इसीलिए हम उस प्रोग्राम को नहीं बना रहे हैं। एक बेसिक सा प्रोग्राम हमने जो पढ़ रखा था, हैजफुल स्टूडियो.h डालना तो बताया था, और प्रिंटर्स करके प्रिंट करने के लिए भी आई थिंक बताया होगा। अगर नहीं बताया होगा तो दोबारा से फर्स्ट प्रोग्राम में हम रिकेप कर लेंगे। अभी मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पे ना एक ऑप्शन दिया रहता है क्या कि 87% रेट इसके हैं, स्कोर अगर हम इसको सही करते हैं तो 5 पॉइंट मिलेंगे इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया सोल्व चैलेंज पे, और जैसे ही हमने सोल्व चैलेंज पे क्लिक किया, अब इस साइड में हमें रीड करना है इस चीज को। देखो यहाँ पे कैसे प्रिंट करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जांपल के लिए लाइफ इज ब्यूटीफुल ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, और इसके बाद फिर हम इसको और स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। सैंपल इनपुट और आउटपुट देखना है। देखो इनपुट में अगर हमने जो है वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग लिखा इस तरीके से, और आउटपुट में क्या आना चाहिए, सिंपल आउटपुट हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस टास्क रिक्वायर यू टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड ऑन अ सिंगल लाइन। हमें ये प्रिंट करना, दैट्स इट, बस ये प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, ये प्रिंट करना है, तो करें। अब देखो राइट साइड में ना एकदम बिल्कुल उल्टा पलटा नहीं लग रहा है ऐसा, कोई हम डर जा रहे हैं पहले कि पता नहीं ये क्या है, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, कुछ भी दिख रहा है पूरा। तो ये प्रॉब्लम्स उस टाइम पे भी आएंगी, इसकी हैबिट बने, इसी चीज के लिए हमने ऐसा कुछ करा। अगर नहीं मन कर रहा है तो क्या करना, तुम पूरे के पूरे को इरेज कर देना। फिलहाल के लिए मैंने पूरा इरेज कर दिया, क्योंकि हमने इतना तो पढ़ा ही नहीं था भाई, हम तो कंफ्यूज कर रहे थे। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ, देखो इतना सारा कुछ दिख रहा है, अब इनमें से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, हमने तो इतना सारा कुछ जाना ही नहीं, तो क्यों इसको यूज करें। तो क्या करना, क्लियर कर देना अभी के लिए सिर्फ, बाद में जैसे जैसे इसमें लेवल हम बढ़ते जाएंगे आपको हैबिट बन जाएगी। हमने कर दिया, हमने तो सिर्फ 2 लाइन पढ़ा है सर, तो उसी 2 लाइन से हम करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने यहाँ लिखा हैज इंक्लूड, ठीक है, हैज इंक्लूड, और हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डाला
studio.h, studio.h। ओके, इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर हम डायरेक्टली void में लगा दें। हमने तो यही सीखा था अभी, तो int main तक तो हम गए ही नहीं, तो उसमें थोड़ा टाइम है अभी, कोई नहीं, हमने ये लगा दिया। इसके बाद फिर ये भी लगा दिया हमने। ओके, अब इसके बाद क्या, सिर्फ प्रिंट आउट कराना है, तो हमने क्या कराएंगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में क्या लिख देंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में, सिर्फ हैबिट के लिए बता रहा हूँ, हमने यहाँ लिखना है क्या, हेलो और क्या, वर्ल्ड, वर्ल्ड। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दिया। तो ये क्या सही है हमारा, नहीं, प्रोग्राम हमारा गलत है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट कोड किया, या फिर हम पहले रन कोड कर लेते हैं, ठीक है। रन कोड पे जैसे क्लिक करा हमने, तो ये दिखा देगा हमें, वेट ए मिनट, देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंपाइलेशन एरर। एरर क्यों आ रहा है, सम वार्निंग में। ओके, हमने कुछ गड़बड़ किया क्या उसमें, मिनिश नोट इन टाइप, अच्छा, वॉइड मेन के वजह से ले रहा है। चलो कोई नहीं, मैं फिलहाल ना यहाँ पे इंट लगा दे रहा हूँ, उसको नहीं हटाना है, हम धीरे धीरे देखेंगे। इसके कंपाइलर पे शायद ना ले रहा हूँ, लेकिन हम समझेंगे उसको, प्रोग्राम तो सही था, हमें जो कंसेप्ट समझना है हम वहां तक देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करा, एंड लेट्स सी। देखो, तो अभी प्रोग्राम सही था, लेकिन इसने बताया क्या, रॉन्ग आंसर। वो जो मैंने रिटर्न जीरो लगाया ना, उसका कंसेप्ट हम बड़ी एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर, सिर्फ अभी लॉजिक समझना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसने बोला क्या कि इनपुट हमारा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से, एंड आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड कुछ इस तरीके से आना, एक्सपेक्टेड आउटपुट, सॉरी आउटपुट जो ये है, और हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट ये आ रहा है। तो गलती हमने कहाँ पे करी, बहुत सारी गलतियां, देखो यहाँ पे इसने बोला क्या, हेलो वर्ल्ड का ना एच एकदम बिल्कुल इसी तरीके से प्रिंट करना है, हेलो का एकदम ऐसा ही रहना चाहिए, वर्ल्ड में भी कैपिटल लेटर एंड कोमा, पूरे प्लेसिंग बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तो ऐसे मिस्टेक्स अगर हुए, मतलब ये जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से हमें इसको प्रिंट कराना पड़ेगा, या लॉजिक लिखना पड़ेगा। अगर उसने बोला क्या कि लूप के तरीके से उसको बनानी है, तो लूप वाला कंसेप्ट हम बनाएंगे तो हमारा सही होगा, उस तरीके से चीजें हो जाती हैं। अब यहाँ पे रिटर्न जीरो और इंट मैन मैंने क्यों लगाया, ये हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट में पढ़ेंगे। तो मैं इसको मिटा के ना वापस से उसी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ जैसा कि हमें बताया गया है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, हमने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो के बाद हमने जस्ट कोमा दिया एक, और उसका फिर स्पेस, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, वर्ल्ड, एंड देन दिस एक्सक्लेमेशन। ओके फाइन, अभी हम करते हैं रन कोड। तो रन कोड पे जैसे हमने क्लिक करा, ओके, इसमें इनपुट भी देना है क्या, इनपुट हमारा वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। अभी क्या गलती है हमारी, बताना जरा, एक्सपेक्टेड आउटकम, अच्छा वेलकम टू सी ये भी करना है क्या, पढ़ लेते हैं इसको, देखो पढ़ लो इसमें। This challenge requires you to print hello world on a single line, then print the already provided input string to the, okay, if you are not familiar with this, okay, तो हम लोगों को जो है रिक्वायर्ड आउटपुट दिस लाने हैं, सैंपल आउटपुट इज दिस। तो एक लाइन और प्रिंट कराएं क्या, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी हमने क्या करा, यहाँ पे जो है एक और लाइन लिखते हैं, printf, एंड देन हमने यहाँ पे एक लाइन लिखा /n, एंड हम लिखते हैं यहाँ पे कंट्रोल C, एंड दैट्स इट। देखो अभी सही बता रहा है, मतलब कि हमें आउटपुट क्या लाना था, हमें जो है ये आउटपुट लाना था, और हम सिर्फ एक ही लाइन लिख रहे थे। तो इसीलिए मैं बताया ना अभी कि ये जो छोटी मोटी जो गलती मैं कर रहा था, उस गलती को इसलिए कर रहा था ताकि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि किस तरीके से वहां पे चीजों को करनी है। कई बार तो हमें अभी भी खुद नहीं पता चलता है कि अगर हम हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को बना रहे होते हैं तो उसमें क्या लॉजिक करने को बोल रहा है। तो जिस तरीके से करना है, एक छोटे से चीज के लिए मिस्टेक्स है, अगर हम समझ नहीं पाए ना कि ये क्या बोल रहा है तो वो दिक्कत आएंगी। इसीलिए इसमें मेनली ऐसे प्रोग्राम में फोकस करना है कि सैंपल इनपुट क्या दिया जा रहा है, क्या देने को बोला गया है, और सैंपल आउटपुट क्या मांगा जा रहा है, या हमारा क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली बना लिया। ज्यादा तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो हमने लाइन लिखते हैं उस लाइन की क्या मतलब होती है, किस तरीके से हमें इस प्लेटफॉर्म पे प्रिंट कराना होता है। अभी मैं इसको सबमिट कोड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट कोड पे क्लिक करा तो हमें दिखाया क्या, फेचिंग रिजल्ट, ये टेस्ट केस चेक कर रहा है। ओके ओके ओके, तो आई थिंक हमारा ये, अच्छा इसने वो कांग्रेचुलेशन वाला नहीं बताया क्या हमें इसमें, ओके दिखा रहा है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्या, कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व दिस चैलेंज, वुड यू लाइक टू चैलेंज योर फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम अपनी रैंक देखें, देखो हम रैंक देखते हैं। तो यहाँ से बैक जाते हैं, हम प्रिपेयर वाले पे जाते हैं, यहाँ पे गए और हम कॉम्पिटिट या हम अपने अकाउंट पे जाते हैं, ठीक है, प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद देखो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अच्छा,
वेट वेट वेट, हमें कहाँ पे जाना है? कंप्लीट प्रोफाइल, हम बैक जाते हैं यहाँ से, ये भी नहीं करना है। सी प्रोग्रामिंग यहाँ पे क्लिक करते हैं, सी प्रोग्रामिंग वाले में रैंक देखेंगे। देखो स्टार्टिंग में हमारा कितना था, स्टार्टिंग में हमारा 7 लाख था। सिर्फ एक क्वेश्चन क्लिक करने पे हमारे कितने रैंकिंग आ गई, 5,83,000, मतलब 1 लाख रैंक हमारा इधर घुस गया। उस तरीके से आपको क्या कोशिश करना है, आपके अगर रैंक जो है 100 के अंदर, 500 के अंदर, 1000 के अंदर या 1 ही आ जाए, तो उस तरीके से रैंक में घुसने की कोशिश करनी है। अगर आप 1000 के भी अंदर, तब भी ऐसा माना जाता है कि आप उस प्रोग्रामिंग के मास्टर्स है, तो ये रैंक कुछ इस तरीके से कम होती जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद फिर तो यहाँ तक काम कर लेना है। अब हमारा जो है ना ये वाला जो हमारा टर्म्स जो हमें समझने थे, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं 10 मिनट के लिए, और अगले क्लासेस में हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम डाटा टाइप से स्टार्ट करेंगे या फिर तो नंबर कन्वर्जन से स्टार्ट करेंगे कल की क्लासेस में। उसके बाद फिर डायरेक्टली हमारा संडे को वो 1s 2s एंड देन IEEE 754 वाला कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। इन मंडे ऑनवर्ड्स हमारे टोटली प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, जहाँ पे ऑपरेटर्स एंड कुछ कुछ और बच्चों ने क्वेश्चन पूछ रखा था, तो वो सारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? अभी हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की ओर जाएंगे, जो आपको क्लासेस में लिखने पड़ेंगे। कोई डाउट्स यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में क्लियर करना जरा। समझ में आ गया सारा? वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस क्लियर सबको? चलो ठीक है। तो अब हम ना एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर करने जाते हैं। अब देखो वहां पे ना ठीक है, चलो अब इसको हम इतना, क्योंकि वो थोड़ा सा ना लेंदी वाला प्रोसेस है, थ्योरी थ्योरी हम कितना ही जानेंगे, तो उसको मैं कंक्लूड करके कुछ इस तरीके से बताता हूँ, तो क्या किया आपको कंसेप्ट समझ में भी आ जाए, और एकदम पॉइंट बाय पॉइंट करके इसको पढ़ते हैं, ताकि हम लिख दे एग्जाम में, क्योंकि हम उस बेसिस पे भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से समझते चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में सिर्फ याद रहा, और इंग्लिश लिखने की कैपेसिटी है तो हम लिख देंगे भर के, तो कम से कम आ ही जाएंगे। हमें आफ्टर ऑल क्या ही मतलब रखना है, सिर्फ नॉलेज पे मतलब रखना है, और फिर बाकी का तो हो ही जाएगा। नोट्स ऑल्सो, नोट्स चलो मैं संडे को भेज दूंगा। अब तक हमने जितना पढ़ा है ना, संडे को नोट्स उसके सेंड कर दी जाएंगी। अभी हम एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने आ रहे हैं, हमें 4 से 5 जनरेशन पढ़ने हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा, और हम पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट हम बनाते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर हम यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, टॉपिक आपको डालनी है इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो हमें ये तो पता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, बहुत प्राचीन काल से शुरुआत करी गई थी। सिर्फ 10 मिनट में कंक्लूड करेंगे इसको, लेकिन हमें पॉइंट सारे समझ में आ जाएंगे। और कुछ कुछ जो चीजें हैं ना, जैसे कि हम गूगल पे पिक्चर भी देखते चलेंगे कुछ कुछ चीजों का। हमने यहाँ पे क्या बनाया, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जब सबसे पहली पहली बार कंप्यूटर को बनाया जा रहा था। ठीक, और ये 8 मार्क्स में लिखने को आता है। तो आया तो किस तरीके से लिखना है, तो हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहले क्या, कि कौन से ईस्वी, कौन से टाइम पीरियड में चल रहा था, वो दिमाग में रखना है, और अंदाजा में कुछ भी लिख देना तब भी चल जाएगा हमारा। कई बार टीचर्स को भी नहीं पता होते हैं, हालांकि ये सेशन यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, बट हाँ ऐसे लिख देने से काम चल जाता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा क्या, फर्स्ट जनरेशन। पहले में पढ़ना है फर्स्ट जेन कंप्यूटर, जनरेशन लिखना पूरा, ठीक है। तो हमने लिखा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो समझने से पहले ना इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, मतलब इसमें हम पूरा पूरा समझ क्या रहे हैं। सबसे पहली पहली बार जब कंप्यूटर को बनाया जा रहा था, तो इसके स्पेस इतने ज्यादा होते थे ना, मतलब कि सपोज करो क्या, हमारे जो रूम होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, इतना बड़ा बड़ा सिस्टम बनाया जाता था, इतना बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। तो फोटो में से छोटा बना रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम बनाया जाता था। और एक ही बार याद रखना है सारे पॉइंट को, बस यही पॉइंट लिख देना, मतलब कि लार्ज साइज, मतलब कि जितने हमारे रूम होते हैं ना, उतने बड़े बड़े हमारे सिस्टम बनते थे। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या, इसको बनाने में सबसे ज्यादा जो चीज इस्तेमाल में लिया जाता था वो था वैक्यूम ट्यूब। उसकी पिक्चर अभी दिखाता हूँ। कई बार हमें ना हार्डवेयर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे लाइक मदरबोर्ड क्या होता है, उसमें रैम किस तरीके से दिखते हैं, वो चीजें, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, वैक्यूम ट्यूब, ये इस चीज से बना जाता था। आई थिंक हमने स्पेलिंग गलत दिया क्या, ऐसा कुछ होगा, देख लेना एक बार स्पेलिंग स्पेलिंग। वैक्यूम ट्यूब सबने लिखा। अब ये किस तरीके से होता है इसको एक बार देख लेते हैं, देखो इस चीज को। और इससे रिलेटेड मैं एक चीज अभी दिखाऊंगा अभी, कि हमने जो डाटा डिलेटेड रिकवरी वाला जो पोर्शन देखा था ना, उससे मैंने एक चीज बताई थी कि मेमोरी कार्ड जो बनते हैं वो हमारे नैनो रजिस्टर से बनते हैं। और चूंकि पहले का जो नैनो रजिस्टर होता था वो काफी बड़ा बड़ा आता था, इसीलिए मेमोरी कार्ड भी बड़े बड़े आते थे। तो वो अभी मेरे पास एक पड़ा हुआ है 1 GB का, जो मैंने अपने टाइम पे ले रखा था, उसको दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले दिखाता हूँ वैक्यूम ट्यूब को। तो ये वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसके कुछ पिक्चर्स देखने की कोशिश करते हैं। इमेज में देखो, यहाँ पे दिख भी रहा है,
तो कुछ इस तरीके से होते हैं जो दिख भी रहा है। देखो यहाँ पे डिटेल्स भी आ रहे हैं कि 1951, तो अभी मैं यही टाइम पीरियड देने वाला था। हमें कुल मिला के ना हर एक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 4 चीजें याद रखनी है, बाकी का हम 8 पेज भर के आ जाएंगे। तो उस तरीके से शॉर्ट लिस्ट करके पढ़ते हैं ताकि हमें मेजर पॉइंट्स है वो याद रहे, बस इतना ही समझना है। थ्योरी में हमें कुछ तो पीएचडी करनी नहीं, हिस्ट्री की क्लासेस थोड़ी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इमेज पे गए, एक बार और अच्छे से क्लियर कर लेते ताकि एक बार लाइफ में तो देखा हुआ रहेगा कि वैक्यूम ट्यूब किस तरीके से होते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब इस चीज का इस्तेमाल कहाँ पे होता था, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हम कंप्यूटर बनाने में करते थे, तो कहाँ पे, मतलब कंप्यूटर में क्या, तो मेनली हम ब्रेन की बात करें। कंप्यूटर देखो यहाँ पे ऊपर में 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात वहां पे हो रही है। तो जो हमारा सीपीयू था, तो सीपीयू पे बहुत ज्यादा मात्रा में या फिर उसको बनाने में जो है इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब की इस्तेमाल होती थी। इसीलिए अब ये वैक्यूम ट्यूब जो होता था ना उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े साइज के लगते थे, इस वजह से भी सिस्टम का साइज बड़ा हो जाता था। तो ये 2 पॉइंट था जो हमें याद रखने थे। पहला क्या कि बनाने में उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, उसके अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो ये करीब करीब जो है 1942, ओके सॉरी, सो 1942 1956, ओके 1956। सो इस टाइम पीरियड में हमारा चला था, मतलब कि इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया जा रहा था। तो 2 पॉइंट तो हो गए जो हमें याद रखने थे। तीसरा पॉइंट क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते थे, लाइक हम इसमें रूम भी बोल सकते हैं, ठीक है, लाइक रूम। इस तरीके से जो हमारा रूम होता है उतने बड़े बड़े साइज के होते थे। इसके अलावा क्या, इसके अलावा हीटिंग इश्यूज काफी ज्यादा होते थे। आप सोचो उतना बड़ा साइज का है तो एनर्जी मोर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूस मोर ऑफ हीट है कि, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस मोर हीट। इसके बाद फिर और क्या, इसके बाद मेंटेनेंस इसके टफ होंगे क्योंकि चूंकि बड़ा बड़ा साइज का ही बनता था। इसके अलावा और क्या, पोर्टेबल हमारा नहीं होता था, तो हमने यहाँ पे लिखा कि नॉट पोर्टेबल, ठीक है। ये सारे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को आपको लिखने पड़ेंगे जब अगर आपके 8 मार्क्स का है तो चारों जनरेशन में कम से कम आधा आधा पेज तो भरना पड़ेगा। समझ में आ गया, क्लियर ही हो गया होगा। इससे ज्यादा इसमें क्या ही देखें। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है, पहली पहली बार जब शुरुआत हो रही थी, अच्छा उस टाइम पे विंडो विंडो कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, हाई लेवल की जो है ना, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत स्लो स्पीड चलता था। अपने मन से जो भी पॉइंट ऐड ऑन करना चाहो तो ऐड ऑन कर देना। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या, ये स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत खराब थी। मैं चलो लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, लिख लेना पॉइंट्स, या तो मैं जो पॉइंट्स मेंशन करूंगा नोट्स में वहां से देख लेना उसको। लेकिन जो मेजर पॉइंट है जो हमें याद रखने वाले हैं वो ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो, तो इसमें मेजर पॉइंट क्या थे, मेजर पॉइंट हमें जो ध्यान में रखने थे वो ये कि वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होता था, टाइम पीरियड, एंड प्रोड्यूस मोर हीट एंड लार्ज साइज, नॉट पोर्टेबल। हालांकि सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं, देखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे ना हमारे विंडोज का इस्तेमाल अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, अभी तक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बने थे, खाली खाली स्क्रीन पे हमारे काम चल रहा था। तो इस तरीके से कुछ हमारे काम हो रहे थे। सो राइट, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा, जब इस ये दौरान जब चल ही रहा था ना, तो 19, अब अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया कि इतने बड़े बड़े तो कंप्यूटर हम नहीं बनाएंगे। जैसे हमने पहले देखा होगा बचपन में, अगर 5-6 में आप लैब वैब जाते होंगे, तो उस टाइम के डेस्कटॉप भी बड़ी मोटे मोटे ऐसा आता था, टीवी जैसा आता था, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का जो टीवी। तो अभी फिर से शेयर कर लेते हैं। इस बार शायद संडे एंड सैटरडे को ये स्क्रीन स्क्रीन लॉग आउट हो गए थे, फिर से शुरू करते हैं। चलो,
तो संडे के सेशन से सैटरडे के सेशन मिस आउट ना करना, कई सारे गेस्ट लेक्चर भी हो सकते हैं। एंड कुछ जो स्टूडेंट्स हैं 10th एंड 12th के जो बच्चे हैं, उन्होंने जो कुछ एग्जाम वगैरह दे रखे हैं, उनका एक्सपीरियंस सेशन होने वाला है, शायद नाइट में ही गूगल मीट पे ही होगी। पोस्टर्स एंड डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी, तो उनको देखें, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे भी 8th 9th के, उन लोगों ने काफी अच्छा रिजल्ट वगैरह दिया है। सेकेंड जेन की अगर हम बात कर रहे थे तो ट्रांजिस्टर्स हमारा उसमें इस्तेमाल होता था। टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो उसमें टाइम पीरियड जो है हमारा 1956 से लेके 1956 से लेके 1963 तक। अब ये सारे ना अलग अलग बुक में अलग अलग लोग देते हैं 1963, ठीक है, हमें सिर्फ यही याद रखना है। अच्छा ठीक है, इतना पॉइंट याद रहा कि इसमें ट्रांजिस्टर और 1956 से 1963, इसके बाद फिर क्या, अब बाकी की जो चीजें है ना, देखो यही दो चीज था जो इसमें मेन याद रखना था। अब बाकी का जो थर्ड जनरेशन होगा या फोर्थ जनरेशन होगा, उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज कर, जैसे कि हमारा अगर हम लार्ज साइज की बात करें तो थोड़ा छोटा छोटा बनने लगा, मतलब उतना भी छोटा नहीं, लेकिन एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन थोड़े लेस साइज होते थे। प्रोड्यूस मोर हीट, तो हीट तो प्रोड्यूस करते ही थे, लेकिन कंपेरेटिवली फर्स्ट जनरेशन के थोड़े कम हीट करते थे। नॉट पोर्टेबल, अगेन इस टाइप पे भी नॉट पोर्टेबल था। तो इस तरीके से हमारे काम में, अब जितने भी मैंने बताए इधर वाले फीचर्स, उनमें से थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट था, बट ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं। लेकिन इस टाइम पे भी क्या, इस टाइम पे भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज अभी डेवलप नहीं हुआ था, विंडोज वगैरह नहीं आए थे, वो हमारा थर्ड जनरेशन से आएगा। तो वो पॉइंट को हम एक्स्ट्रा वहां पे डाउन करेंगे। सेकंड जनरेशन में सिर्फ वो 2 पॉइंट बताएंगे, और बाकी के बाद जो है उसमें लिख देंगे, उसी में इंप्रूवमेंट कर देंगे। ट्रांजिस्टर का हमने करा, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, ओके। और इमेज पे जैसे हम क्लिक करते हैं, देखो इस तरीके से कुछ दिख रहा है। तो इसके बाद जो है ना, ये वाला ट्रांजिस्टर नहीं है, कुछ कुछ नीचे में आईसी का भी पिक्चर दे रहा है। तो इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर दिखता है। आपने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स आपने करे होंगे उसमें। और ये जो नीचे में सर्किट वर्किट दिख रहे हैं ना, ये मदरबोर्ड तो नहीं है। तो अगर मैं किसी दिन दिखाना चाहूँ तो मैं दिखाऊंगा उसमें, अगर दिखा पाऊँ तो। और वहां पे हम देखेंगे कुछ कुछ, कहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, कहाँ पर रैम लगा हुआ रहता है, ताकि कभी अगर हमारा सिस्टम खराब हुआ तो खुद से खोल के कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो हमने फिजिक्स में पढ़ा था ट्रांजिस्टर, तो यही वो ट्रांजिस्टर है। और इस ट्रांजिस्टर के बनने से ये उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा एंड ज्यादा चीजों को, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस जो आलतू फालतू के लगते थे उनको रिमूव करके अकेला ही हैंडलिंग करने में कैपेबल बन गया। तो इस तरीके से सेकेंड जनरेशन में हमारा काम चला। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, सॉरी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो हमारा थर्ड जनरेशन में आया है। ठीक, तो हम अब थर्ड जनरेशन में जाते हैं, और पॉइंट्स क्या लिखने हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ लिखा थर्ड जेन। अब थर्ड जनरेशन में क्या आया, हमारे यहाँ पे आईसी आया, जिनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो ये लिखना है पहली बात तो, कि इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर मेनी मोर थिंग्स आर डेवलप्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट समथिंग, ये बना के लिखना आपका काम, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हमने बनाया। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इनमें ना मेजर मेजर जो पॉइंट है वो ये सब याद रखने वाले थे, कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया, सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर को यूज किया, थर्ड जनरेशन में हमने क्या यूज किया, आईसी यूज किया। और इसके बाद फिर जो है, अगर हम आईसी सॉरी थर्ड जनरेशन के टाइम इंटरवल की बात करें तो ये हमारा 1964 से लेके 19 हमारा 71, हाँ 71 के राउंड 71 के राउंड है इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें जो है एक पॉइंट एड ऑन कर देना है कि हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे बन गया था। ठीक है, यहाँ पे पहला हाई लेवल लैंग्वेज है, कुछ कुछ लैंग्वेज बनने शुरू हुए थे हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो पॉइंट सिर्फ याद रखने, सिर्फ मैं उनको बता रहा हूँ, बस ये 3 पॉइंट याद रखने। और इस टाइम तक जो है ना, हमारा सिस्टम जो है कंपैरेटिवली जो है, कंपैरेटिवली क्या मतलब कि प्रोड्यूस लेस ठीक है, एंड कंज्यूम मोर, लाइक मेंटेनेंस थोड़ा सा इजी हो गया। तो ये सारे चीजें जो है यहाँ तक डेवलप हो गई थी आईसी के दौरान तक। और बाकी के पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखे, ना मन करे तो अपने अपने मन से जो जो पॉइंट है उनका इंप्रूवमेंट करा के यहाँ पे बता देना कि हाँ उससे ज्यादा स्पीड यहाँ पे ये। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड जनरेशन में ही वो चीजें हुई है, असेंबली लैंग्वेज की। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कई इसके बीच में ना कई सारे और भी लैंग्वेजेस आए थे जो हम लोग ध्यान भी नहीं देते, जैसे हमने पढ़ा था बचपन में कोबोल, फॉर्ट्रेन। ठीक है, तो ये सारे कई के सारे और भी लैंग्वेजेस थे। इनकी अगर पूरी कहानी को शुरुआत करेंगे ना तो हमें पूरा चले जाना पड़ेगा कहाँ से, 1834 से, फिर वहां से कुछ कुछ चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। और उतना डिटेल में भी लाइक क्या ही करेंगे जान के, इस वजह से हम इसको स्किप कर रहे हैं। आगे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन का जान लेते हैं। तो 4 पॉइंट में सब में बताते जा रहा हूँ, उन्हीं 4 पॉइंट को लेके बाकी चीजों को एक्सप्लेन कर देना है अगर एग्जाम में आ गए तो। सिर्फ ये वाला थ्योरी में इस तरीके से बताना पड़ रहा है क्योंकि ये टॉपिक इसी तरीके से। इसके बाद अगर थ्योरेटिकल पोर्शन भी आएंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उसमें डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। कई सारे ऐसे भी पोर्शन हैं थ्योरेटिकल पोर्शन
हमने लिखा फोर्थ जेन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आई, ये यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, और जो कि अभी करंट टाइम पे भी वही चल रहा है, प्रोसेसर ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो 1971 से लेके यहाँ पर हमने लिखा 1971 टू प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, या कुछ लोग जो है 91 या 90 तक को अलग ले लेते हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, अच्छा कुछ लोगों को ना डाउट आ रहा होगा यहाँ पे, सर हमें एक डाउट आ रहा है, मतलब हम तो इसको फील नहीं कर पा रहे कि आप कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये मुझे लगा इसलिए अचानक से याद आ गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ही हम हर चीजों को फील करके पढ़ रहे हैं। तो क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या डाउट आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ नहीं पा रहे कि जनरेशन में फोर्थ से फिफ्थ तक ही जा रहा हूँ, जैसा कि हमने पढ़ रखा है। अभी हम क्या बोलते हैं, अगर हम कोई नया लैपटॉप खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने तो 12th जनरेशन का कंप्यूटर खरीद रखा है। तो ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि अगर अभी तक सिर्फ 5th जनरेशन तक चल रहे हैं या फिर 4th जनरेशन ही चल रहे हैं, तो हम 12th जनरेशन की क्या चीजें खरीदते हैं? किसी कोई आइडिया है इसके बारे में? तो ध्यान से सुनना यहाँ पे, अभी जो हम जनरेशन की बात कर रहे हैं ये कंप्यूटर्स की जनरेशन है, और इस टाइम पे जो हम लैपटॉप वगैरह खरीदते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, प्रोसेसर की क्या जनरेशन है। प्रोसेसर हमारा 8 जनरेशन का है, 12 जनरेशन का है, 11 जनरेशन का है, तो वहां पे प्रोसेसर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। तो यहाँ पे हम गए, अब 4th जनरेशन कंप्यूटर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कई सारे मतलब हाई लेवल लैंग्वेज तो आए ही आए, मतलब काफी सारे मेनी हाई लेवल लैंग्वेजेस, यहाँ पे सारा कुछ आ गया। फिर क्या मेमोरी के कंसेप्ट यहाँ से आने लग गया था, यहाँ पे 3rd जनरेशन में आने लगा था मेमोरी का कंसेप्ट। लेकिन इतना ना कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्या कि कोई 3 से 4 पॉइंट को पकड़े, बाकी सारे पॉइंट को ऐसे भी लिख के तो चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक को मैं टोटली एज पर द मतलब मार्क्स के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज के बेसिस पे अदर टॉपिक्स है, क्योंकि ये सी प्रोग्रामिंग का पार्ट भी नहीं है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पार्ट है, इसीलिए इस चीज को हम देख रहे हैं। क्योंकि हमें समझ में तो आ ही गया कि कैसे कैसे वो बना हुआ, अब इतना डिटेल में घुस के क्या ही करेंगे। तो मेमोरी का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे डेवलप्ड हो रखा था, ठीक है। कंपाइलर कब आया? जब हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह बनने आने शुरू हो गए। देखो यहाँ तक ना हमने जो स्टार्टिंग करा, एक मिनट, हमने जो है सबसे पहले हमने अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से स्टार्ट करा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रखा था, यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं आया था। धीरे धीरे हम उस सिस्टम में इंप्रूवमेंट की बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट हमारा 3rd जनरेशन से ही आया। तो अब अगर यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस वगैरह बनने, एकदम बिल्कुल बेसिक बेसिक हम बात करके कि चलो डोस वगैरह चलना शुरू हो गया था, ऐसे ऐसे चीजें जो है यहाँ पे 3rd जनरेशन में शुरुआत हुई। इसके बाद में जितने भी सॉफ्टवेयर आए, कंपाइलर्स आए, वो नीड ऑफ द 3rd जेन एंड 4th जेन, इसके बीच में यहाँ किसी को 4th जेन में काउंट कर सकते हैं, किसी को 3rd जेन में काउंट कर सकते हैं, इस तरीके से आया। अब हम किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या इंटरप्रेटर को या इस तरह किसी चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ एग्जैक्टली ये इसी दौरान में आ रखा है, ठीक है। तो 3rd या 4th में हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक हाई लेवल लैंग्वेज आ गए थे, तो बना लिए हमने कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर को। अभी यहाँ पे मेमोरी कंप्यूटर लिख रहा था मैं, कंसेप्ट लिख रहा था, ठीक है। कंसेप्ट हमने लिखा मेमोरी के कंसेप्ट, जैसे कि लाइक हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड, दिस, तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे भी आ गए थे, यहाँ पे भी आ रखे थे। इससे एग्जाम्पल की बात करें तो कई सारे सिस्टम के एग्जाम्पल भी, जैसे IBM 360 हमारा 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर का नाम भी याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हो गई। फिर यहाँ पे पोर्टेबल बनने लगा, मतलब अब तो 4th जनरेशन तो आप सब कुछ समझ ही गए होंगे कि लैपटॉप आने लगे तो कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज बनने लगा, लेस सीट कंज्यूमिंग एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम लोगों के पास में याद रहेंगी। अब यहाँ पे एक चीज हमें लिखना था, वो क्या, ये माइक्रो प्रोसेसर यूज करता है, माइक्रो प्रोसेसर, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि ये हाईलाइटेड वाला क्या है, वो टाइम पीरियड एंड माइक्रो प्रोसेसर क्या यूज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके बाद तो हाई लेवल एंड बाकी सारी चीजें याद ही रहती हैं हम लोगों को। तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब समझ में आए, अब एक बार समराइज करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ था 1940 से 1956, और बाकी सारी चीजें जो हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े साइज का आते थे, रूम जैसे प्रोड्यूस मोर हीट। सेकंड जनरेशन जो याद रखने वाला था ट्रांजिस्टर एंड 1956 टू 1963 के बीच में, बाकी सारी चीजें आप इंप्रूवमेंट लगा दे उसमें। थर्ड जनरेशन में कुछ एक पॉइंट एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ कि मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारे इंप्रूव हो गया, बाकी सारे फीचर्स थोड़े थोड़े इंप्रूव कर गए। और इस दौरान हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल में लिया जाता था, और फिर 1964 से 1971 का टाइम इंटरवल था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर की बात करें कैसा दिखता है उसको देखते हैं एक बार। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज आ ही गए थे, तो और ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप होने, सब कुछ आना शुरू हो गया था इस टाइम तक। तो पोर्टेबल भी, इंटरनेट वगैरह भी आ गया था अभी तक। तो
मेमोरी कंसेप्ट इस्तेमाल होने लग गए थे, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन अभी एआई आना बाकी है। जो भी हम बोल रहे हैं ना कि इस टाइम पे आर्टिफिशियल मतलब कि रोबोट्स को इंस्ट्रक्शन देना कि हर काम जो है रोबोटिक्स तरीके से चल रहे हैं, आईओटी चल रहा है, अभी साइबर वर्ल्ड जितना इंप्रूव हो गया पूरा, तो अभी जो कंप्यूटर्स आते हैं वो काफी ज्यादा स्मार्ट आते हैं। मतलब अगर हम बात करें जैसे एआई, मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कई तरीके के ना, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक एंड ऑल, स्कैनिंग एंड ऑल, तो उतना जो एडवांस सिस्टम हुआ वो अभी हमारे 5th जनरेशन में एआई वगैरह इतनी इंप्लीमेंटेड हो गई, वो सारा कुछ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएगा। तो 4th से प्रेजेंट जिसको हमने बोल रखा है उसी में एक एडवांस वर्जन 5th जनरेशन भी आता है। तो बस वो बचा 5 मिनट का, उससे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर को देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हमने करा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, ओके ठीक है, इस तरीके से दिखता है कुछ। तो आप कभी खोलेंगे तो आपको दिखेगा भी। इसीलिए जो हम बोलते हैं क्या कि ये प्रोसेसर हमारे सिस्टम के अंदर में लगा हुआ होता है, और अगर किसी दिन आप अगर कंप्यूटर को खोल के देखेंगे तो आपको ये भी दिखेगा। और अगर ये अच्छे से हम समझ रहे हैं तो समझ लो कि हार्डवेयर ओपन करने के बाद भी ना खुद से कुछ कुछ छोटे मोटे काम हम कर सकते हैं हर जगह पे। मतलब सही मायने में हम टेक्निकल इंजीनियर्स रहेंगे। कुछ लोग तो हार्डवेयर भी इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं। मदरबोर्ड में भी मैं किसी दिन एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, उसमें ये सारी चीजें, बेसिक चीजें फंडामेंटल आनी चाहिए हम लोगों को। भले हम आगे सॉफ्टवेयर के दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं, फिर भी लेकर आनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ दिखता है हमारा क्या माइक्रो प्रोसेसर, जो हमारा मेन काम करता है, दिमाग इसलिए यही काम करता है हमारा, ठीक है। चलो, इसके बाद फिर एक लास्ट हमारा पॉइंट बचा हुआ है 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो मैं रेड कलर से लिखता हूँ, यहाँ पर हमने लिखा 5th जन कंप्यूटर। 5 मिनट देखते हैं इसको या 2 मिनट देखते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर में क्या हुआ, 5th जनरेशन कंप्यूटर में आप सारा कुछ एडवांस लगा सकते हैं। मतलब सबसे एडवांस तो क्या एआई आ गया, ये सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया जाने लगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। इसके बाद फिर क्या, इसके बाद फिर हम बात करें जैसे कि इंटरनेट्स में 3D एनिमेशंस, गेम्स एंड ऑल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये सारा कुछ कहाँ पे, गेम्स एंड ऑल एंड नेटवर्किंग एंड इंटरनेट का पूरा जो है ना इंटरनेट एडवांस्ड जो है, ये सारे कुछ इसमें यूज होने लगे। फिर 3D एनिमेशन एंड ऑल, तो एनिमेशन ये सारा कुछ जो है, जो भी एडवांस एडवांस इस टाइम पे हम देख रहे हैं, या बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह, ये सारा कुछ कहाँ पे लगाया गया, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुए। 5th जनरेशन कंप्यूटर में और क्या क्या यूज कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गया, मेमोरी में एसएसडी वगैरह भी, एसएसडी वगैरह भी इस टाइम पे लॉन्च हो जा रहे हैं। तो ये सारे इक्विप जो है सिस्टम कंपेटिबिलिटी के साथ में आने लगे। पहले बहुत ज्यादा नहीं आता था हमारे टाइम पे, तो मुझे पता भी नहीं था कि एसएसडी भी कुछ चीज होती थी। मतलब हमारे टाइम में था, 11 12 में बात कर रहे हैं, 10th में उस टाइम पे होता होगा, लेकिन हमें पता नहीं था, इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुए थे सिस्टम। लेकिन अभी के टाइम पे तो लोग बिना लाइक एसएसडी के ले ही नहीं थे सिस्टम को। माइक्रो प्रोसेसर हैक हो सकता है क्या, माइक्रो प्रोसेसर तो हैक नहीं हो सकता, लेकिन हाँ उसकी जो पूरी की पूरी सर्किटिंग है उसको कंफ्यूज किया जा सकता है। जो हार्डवेयर हैकिंग होता है ना, हार्डवेयर हैकिंग हो सकते हैं पूरी की पूरी सर्किट को। मदरबोर्ड में के जो सर्किट जो फ्लो होते हैं, जो एल्गोरिदम उसमें इंप्लीमेंट किया गया है, उनको हैक वैक करा जा सकता है कि वो कुछ काम ही ना करे। ये कहीं ना कहीं सारा कुछ सिग्नल इनपुट होता है, फ्रीक्वेंसी काम करते हैं, उस तरीके से कुछ चीजें चल रही होती है। तो चलो, ये सारा कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे सीडी डीवीडी और बाकी सारी की कुछ चीजें जो है, अभी हैकिंग की क्लासेस नहीं चल रही, तो रास्पबेरी पाई के बारे में हम नहीं बताएंगे अभी फिलहाल। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। याद रखना 5th जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट टाइम डाल देना इसमें, मेनली एआई यूज हुई इसमें। जितने एडवांस एडवांस जो आजकल हम लोग देखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देना इसमें। 4th जनरेशन कंप्यूटर में सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस जो जावा जितने हम लोग पढ़ते हैं, उन सारी चीजों का भी इन्वॉल्व कर सकते हैं उसमें। वहां पे भी काफी डेवलप हो गया था। 3rd जनरेशन में पहली बार ये सारी चीजें चली थी। अभी के टाइम पे तो सुपर कंप्यूटर भी बना दिया गया है। इसके अलग कैटेगरी होती है। अगर मैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जगह पर टाइप ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, अलग अलग करके बहुत सारा और भी टाइप है, लेकिन उसकी ज्यादा हमें नीड नहीं है, इसलिए हम इसको एस्केप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कंक्लूड कर दिया। व्हाट नेक्स्ट, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसको इरेज करा। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इसका मैं एक नोट्स में भेज दूंगा, बस सारे पॉइंट्स ऐड ऑन करके, बस सारे उन पॉइंट्स को सिर्फ याद रखना और अपने आप से इंग्लिश बना के लिख देना, पूरा खत्म हो जाएगा वो पूरा। अभी अगला अगला नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट टर्म के लिए हम पढ़ेंगे टोकेन्स में ना, डाटा टाइप की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे, नहीं सॉरी, नंबर सिस्टम, इसी से जाते हैं। पहले इसको पहला सप्ताह का निपटा लेते हैं। नंबर कन्वर्जन हमें देखना है, ये काफी इजी है, लेकिन ठीक है पहले उसको देखेंगे। कन्वर्जन, तो
एंड हमारा हैकर रैंक पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ से हमारी शुरुआत हो रखी है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैं देख लें, और एट लास्ट डे में सॉरी 1S2 कॉम्प्लीमेंट्स जो है, और फिर हमारा IEEE 754 वो हमारा संडे को खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, ये हम कल दोनों इसको देख लेंगे, इसको कल पूरा ही निपटा लेंगे। सिलेबस के बेसिस पे थोड़ा निपटाना है हम लोगों को। नाउ इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो मुझे बताने थे, जो लोग कोडिंग एंड डेवलपमेंट्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी तरीके से लगी पड़ी है। कभी भी अलग इवेंट्स एंड अलग ट्रेनिंग्स के जो नोटिफिकेशन से आपको नोटिफाई कर दी जाएंगे। जो लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, या फिर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह में वर्किंग कर रहे हैं, जल्दी वो ट्रेनिंग्स ओपन होंगी। अभी हमारी टीम पूरी की पूरी इंटर्नशिप में लगी पड़ी है देने में, इस वजह से नवंबर फर्स्ट वीक से पूरे के पूरे एक महीने में आपको प्रोजेक्ट कराए जाएंगे, जिनको वेबसाइट बनाना सीखना है कोडिंग्स के सेक्टर में, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उस टाइम पे वो फ्री हो जाएंगे, राइट। तो तब तक तो फिलहाल अपने एकेडमिक्स में भी ध्यान दें। अभी बिगनिंग फेज भी जानते रहे कौन से फील्ड में क्या करना है, कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस आ रहा है, कंपनीज एंड रेज्यूमे वाला सेशन वो सारा कुछ चलता रहेगा। तो फिलहाल तो अभी देखते रहे इसको। ओके देन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस चीज को, वाइंड अप करते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ सेशन पे या क्वेरीज पे डाउट करते हैं। अच्छा मुझे वो दिखाना था ना, मेमोरी कार्ड दिखाने थे, मैं सेशन को रोक देता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ, और किसी को कुछ डाउट पूछना होगा या कुछ क्वेश्चन तो हम उस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे, फिर मैं वाइंड अप करूंगा सेशन को। तो इसको रोक देते हैं।